नमस्ते दोस्तों। प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए दुबई में प्रवास कर रही लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश की लिखी हुई कहानी घर ले चलना मुझे। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नीले चोगे वाला वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर और चोगे का आकार बढ़ता जा रहा था, विशाल बाजुओं और लंबी लंबी उंगलियों को फैलाकर बोला, चल बेटी उठ, तुझे गोद में लेने को कब से व्याकुल हूँ। कहीं तेरे सिर पर धूप न पड़ जाए। आ छाया कर दूँ, तुझे अपनी चौड़ी हथेलियों के साए तले कर दूँ। मैं उसके साए से बचकर पलट कर भागी तो सामने एक बुजुर्ग स्त्री थी। हरे रंग की साड़ी में लिपटी स्त्री का खाकी रंग का ब्लाउज उसके चेहरे मोहरे से मेल खाता था। धानी रंग के बालों को लहलाते हुए बोली, मेरे पास आजा बेटी, तुझे अपने आंचल में समेट कर दुनिया की बुरी नज़र से छुपा लूँ। मैं घबरा गई, 4 कदम पीछे हट गई। पसीने में तरबतर अपने पल्लू से माथे की बूंदें पोंछने वाली ही थी कि तभी एक अदृश्य भारी आवाज़ कभी बाएं कान में फुसफुसाती तो कभी दाएं कान में गुनगुनाती निकल गई। चल बहन चल, तुझे अपने साथ दुनिया की सैर को ले चलूं तो ये अच्छा लगेगा मुक्त घूमते हुए। मेरा सिर चकराने लगा। सामने कुछ युवक पीतांबर ओढ़े घूम रहे थे। सिर थाम कर वहीं बैठ गई तो पीले रंग के कुर्ते पर लाल वर्णीय चटक दुशाला ओढ़े पुरुष के नेत्र अंगारों से लाल दहकते थे। वो मेरी ओर आगे बढ़ता हुआ बोला, चलो प्रिय, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब देर ना करो, मेरे आलिंगन में आओ, मैं तुम में समा जाऊँ, तुम मुझ में समा जाओ। मेरा कलेजा काँप गया, शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। गहरी नीली निकर, हरी नीली टी शर्ट पहने वो निरीह बालक हाथों में बहुत से कंकड़ पत्थर उठाए आशा से मुझे निहार रहा था। वो भी इन सब का सताया हुआ ही लग रहा था। कंकरियों को उछालते हुए बोला, माँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, संग संग दौड़ लगाना चाहता हूँ, एक बार तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना किसी के साथ, मुझे अपने घर जाना है, मैं चिल्ला उठी। मेरे विद्रोही स्वर से सब अचानक लुप्त हो गए। उफ, कितना अजीब सपना था, भयानक। एक अनजाना सा डर भर गया मन में। ये कौन लोग थे जिन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। हर कोई अपनी ओर खींचे ले रहा था। कोई हाथ पकड़ रहा था, कोई पैर और कोई पल्लू। जाने कौन थे, कहाँ से आए थे। मुझे अपनी बहन, बेटी और माँ बता रहे थे। मैं तो जानती तक नहीं, कभी देखा भी नहीं। और वो मुझे प्रेम निमंत्रण दे रहा था। बड़ा ही विचित्र प्राणी था। ना अपनी उम्र देख रहा था, ना मेरी। उसकी सूरत तो प्राणेश से बिल्कुल नहीं मिलती। प्राणेश को तो दुनिया से विदा हुए भी इतने बरस गुजर गए कि गिनती याद नहीं। और वो मासूम बालक, ना वो ही तने जैसा दिख रहा था। कौन थे ये लोग? लिबास और चेहरे भूले भाले और हरकतें आतंकियों सी। बहुत घुटन है यहाँ। आखिर मैं हूँ कहाँ? इतना अंधेरा क्यों है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? गर्दन भी नहीं हिला पा रही हूँ। पैर बंधे से लग रहे हैं, हाथ भी बंधे से लग रहे हैं, उंगली तक नहीं हिला पा रही हूँ। पूरा शरीर अकड़ गया लगता है। उफ, ये चादर भी नहीं हटा पा रही हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है बहुत सोई हूँ। तनय भी अपने कमरे में सो रहा होगा क्या? बेचारा बहुत परेशान था मुझे बीमार देखकर। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर तो मेरा दिल बैठा जाता था। सुबह से ही मुझे लिए लिए घूम रहा था, कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल, मारा मारा फिर रहा था। खूब कोशिश की बेचारे ने कि किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दे मुझे, पर सरकारी में ही हुई। चलो जहाँ भी हो, इलाज से मतलब। अब तो कुछ ठीक सा लग रहा है। शायद मुझे आराम की भी ज़रूरत थी। आराम करके हल्का सा लग रहा है। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह। बस उठ ही नहीं पा रही हूँ। घर की याद सता रही है। अब घर चलना चाहिए, बाकी आराम घर में कर लूँगी। तने दिखे तो कह देती हूँ कि हो गया इलाज, बस घर ले चलना अब मुझे। 2 दिन से छाती में बलगम की शिकायत थी जब घर से निकली। थोड़ी सांस उखड़ रही थी। अब तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। ऑक्सीजन लगने से पसलियाँ भी ठीक चल रही हैं। कलेजा भी एकदम चकाचक मालूम हो रहा है। बीमारी हारी में भी कभी खाली तो बैठी ही नहीं मैं। अब यहाँ कितनी देर हो गई है खाली पड़े पड़े। हजारों काम अधूरे छुड़वाकर अस्पताल ले आया था तनय। मैं कहती रह गई कि थोड़े काम समेट दूँ, पर माना ही नहीं।
छत पर मंगोड़ी फरहरी होने डाल दी थी, पता नहीं किसी ने उतारी भी है कि नहीं। बारिश हो गई तो सारी बर्बाद हो जाएगी। जबे तोड़ने के लिए मैदा मांड के वही परात में छोड़ दी थी, दिन भर में ही सूख गई होंगी, यूं ही पड़ी पड़ी। इतना बढ़िया कचिया आम बिक रहे थे उस दिन ठेली पर, जी नहीं माना। सुवधू ने लाख मना किया, फिर भी ले लिए कि अपने हाथों का अचार खिलाऊं बाल गोपालों को। सेवक से कहकर कच्ची घानी सरसों का तेल, असली हल्दी, तीखी लाल मिर्च, पहाड़ी नमक, सौंधी कलौंजी, दरदरी सौंफ, सारे मसाले मंगा लिए थे। इमाम दस्ते में डाल महाराज से कुटवा भी लिए। सामान संभल गया पर तबीयत तनिक बिगड़ गई। जाने अंबिया फ्रिज में रख दी थी कि बाहर चौके की पटिया पर ही छोड़ दी थी, याद ही नहीं आ रहा है। उम्र के साथ याददाश्त भी अब उतनी दुरुस्त नहीं रही। छज्जे पर कपड़े सूखते छोड़ आई थी, चिमटी भी नहीं लगाई थी कि ले अभी उतार लूँगी। मौसम का कुछ पता थोड़ा ही है, हवा चली तो उड़ जाएंगे या भीग जाएंगे बारिश में। नान में चादर तौलिए भिगो रखे थे, थापी से कूट कर ही चमकते हैं, धुल धुल कर खिलते हैं। चाकू छुरियों पर धार लगवानी थी, कबाड़ी को भी आने को बोल दिया था। कांच की बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे, खाट के पाए, टूटी चौखटें दुछत्ती में जगह घेरे पड़ी हैं, तो लोहे की छड़ें जगह खा रही हैं। ढेरों अखबार की रद्दी अलग इकट्ठी पड़ी है, जिसे रद्दी वाले के लिए बैठक में ही रख छोड़ा था। पुराने कपड़ों की पोटली भी खूंटी पर टांग दी थी कि बदल कर स्टील के नान ले लूँगी। हफ्ते में एक बार ही आता है वो बर्तन वाला, जिसके बर्तन चांदी से चमकते हैं। बाकियों की तो कलई उतर जाती है पानी लगते ही। बिजली चली गई थी। रात को तो तेल की कुप्पी भी अलगनी पर रख दी थी, तेल न रिस जाए उसमें से। कुछ भी तो नहीं कर पाई हूँ, जाकर ये सब समेट कर एक तरफ कर दूँगी, अब की बार सफाई हो जाएगी। तुलसा जी को जल देने को लोटा भी भरकर चौरे पर ही रखा था सुबह। इतनी गर्मी में झुलस जाती है माता, थोड़े दिनों के लिए अंदर सरका लूँगी। गर्मी गर्मी। मंजरी बोने के लिए नया कलश भी लाया रखा है। मेरे लड्डू गोपाल भी पंचमेवा भोग का इंतज़ार करते होंगे। मंदिर में देवी देवताओं को पोशाक चढ़ानी थी। चांदनी चौक से खुद जाकर बढ़िया कामदार कपड़ा और गोटा पट्टी लाकर दे आई थी दरजानी को सिलने के लिए। सिल के तैयार कर दी होगी उसने। 2 दिन से मंदिर भी नहीं जा पाई। पुजारी जी भी सोचते होंगे कि मंदिर को रोज़ बहारने की हामी भरकर कहाँ गायब हो गई हूँ। चितकबरी गाय भी अपनी पालक की गड्डी की राह देख रही होगी। सुबह चक्कर से आए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अधूरा ही रह गया। पुस्तक यूं ही औंधी कर पूजा के आले में रख दी थी, कहीं धरती या चौकी पर ही न गिरा दी हो मैंने, आंखें मिचमिचाने के कारण। पड़ोस से आया शादी की मिठाई का डिब्बा यूं का यूं ही भरा रखा होगा। आजकल के बच्चे तो जवान बाद में होते हैं, बूढ़ों वाली बीमारियां पहले लगा लेते हैं। मुझे ही खानी पड़ती है मिठाई। मैं भी एक एक टुकड़ा ही तो खा सकती हूँ, नकली दांतों से कितना चबाऊँगी। जब तक मुलायम रहता है मीठे का एक आध टुकड़ा जबान पर धरा जा सकता है, बाकी तो सूखने से पहले ही मेहरी कहारिन को देना था। किसने याद रखा होगा भला, सूखी गई होगी सारी डालियाँ। अरे ये मिठाई से याद आया कि मोहल्ले में जसूटन भी तो था, बहुत प्यार मनोहार से बुलावा दे गई थी। कोई गया भी होगा गीत गाने। बेचारी मेरे आसरे ही ढोलक ले आई थी। मेरे हाथों की थाप सुनकर ही मोहल्ले की औरतें संगत को निकलती हैं। स्नेहिल के बालक का भी तो अन्न पुरोजन होना था। सब शुभ काम मेरे बिना ही करने पड़े होंगे, मजबूरी में प्रिया को। अरे ये इतनी ठंड कहाँ से आ रही है, अभी तो गर्मियों का मौसम है। आँख खुली तब तो पसीना आ रहा था, अब अचानक कुल्फी जमने लगी शरीर की। ये बीमारी फिर से तो जोर नहीं मार रही, लगता है बीपी फिर बिगड़ रहा है। इस बीपी का भी कुछ पता नहीं लगता, जब मर्जी गिर पड़ता है मुँह और जब मर्जी ऊपर को चढ़ लेता है। शरीर में झुरझुरी सी दौड़ रही है। अरे मेरे हाथ के कंगन कहाँ गए, चेन बुंदे कुछ नहीं है। पूछूं किससे, कोई पास भी तो नहीं है। तनय तनय, अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कहाँ चले गए सबके सब। कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं, शायद कोई नर्स या डॉक्टर आ रहा है फेरे पर। शायद आकर बत्ती भी जला दे यहाँ की। इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा है। क्या पता है तनय यहीं सो रहा हो, आँख लग गई होगी बेचारे की। लगता है अभी दूर हैं वे लोग, पास आने दो फिर आवाज़ लगाऊंगी, शायद सुन लें ये लोग और तनय को जगा दें, या फिर बुला लाएं तनय को जहाँ भी वो है। लग रहा है कि पास आए हैं, सुनूं तो सही, कौन है ये और क्या बात कर रहे हैं। आवाज़ 1, रिपोर्ट आ गई क्या। आवाज़ 2, रिपोर्ट आई है पर कोविड की नहीं। आवाज़ 1, क्या मतलब, फिर क्या रिपोर्ट आई है।
आवाज़ 2। रिपोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लिखा है, सैंपल दोबारा लेने को लिखा है। आवाज़ 1। क्यों भाई, सैंपल लिया तो था, मैं खुद अपने हाथ से लैब में जमा करा कर आया था। आवाज़ 2। जी वो सैंपल ठीक नहीं था जो पहले लिया था। आवाज़ 1। भाई पहेलियाँ ना बताओ, सैंपल दोबारा क्यों पूछ रहे हो वो बतलाओ। आवाज़ 2। उस सैंपल से कुछ नतीजा नहीं निकला है, नतीजे की रिपोर्ट के बाद ही कुछ किया जा सकता है। आवाज़ 1। अरे मेरे दोस्त कमाल करते हो, अब कैसे सैंपल लोगे, सारा शरीर तो जम गया है ना। आवाज़ 2। जी अब तो पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, वे ही सैंपल लेंगे। आवाज़ 1। क्या? ना ना ना, हम ऐसी दुर्दशा नहीं होने देंगे अपनी माँ की, आप उन्हें हमें ही सौंप दीजिए बस। आवाज़ 2। रिपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है, समझो मेरे भाई। आवाज़ 1। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माँ को हमारे हवाले कर दो बस। आवाज़ 2। हवाले तो करेंगे ही, हमें यहाँ मुर्दे रखने का शौक़ थोड़े ही है। बता रहा हूँ साफ साफ, सुन लीजिए, आप जैसा चाह रहे हैं पारंपरिक तरीके से उनका अंत्यकर्म वो नहीं हो सकता। नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आपको कायदे से ही चलना पड़ेगा, अस्पताल की वैन में ही ले जाना पड़ेगा। आवाज़ 1। क्यों जी क्यों, हम कागज़ बनवा कर लाएंगे। आवाज़ 2। सरकार का कानून है दोस्त मेरे, वो किसी के लिए भी तोड़ा नहीं जा सकता। आजकल हालात ही ऐसे हैं, आप सिफारिश भी लगवा लोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। आवाज़ 1। एक बार दिखाओ कि सब सुरक्षित तरीके से है ना। आवाज़ 2। हाँ जी वही तो हमारी ड्यूटी है, लीजिए तसल्ली कर लीजिए। ओहो ये कैसा भूचाल आया है, सिर घूम गया लगता है, मेरे पलंग को किसी ने जोर का झटका दिया है, हिलाया डुलाया है। हाय राम, ये कितनी तेज़ रोशनी, अंधा ही कर दिया इसने मुझे। इस रोशनी के कारण कुछ दिख नहीं पड़ रहा, इससे तो अंधेरा ही भला था। छी ये भयंकर दुर्गंध, लगता है दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये कहाँ हूँ मैं, इतनी सड़ांध के बीच, अस्पताल है कि बूचड़ खाना। ये चारों तरफ कैसी आवाज़ें आ रही हैं, किर किर किरिच किरिच, जैसे कोई लोहे की भारी दराज बाहर खींचता है। कान फटे जा रहे हैं, लगता है जैसे लोहे की दराजें वापस अंदर धकेली गई हैं। कुछ शांति पड़ी, भला हो जो ये जलजला भी थम गया। फिर रोशनी गुल, घुप अंधेरा, देख ही नहीं पाई कि कौन कौन बात कर रहा है। आवाज़ 1। भैया ये बिजली की मशीन वाला हिसाब बहुत ख़राब है, हमें नहीं करवाना वो। हमारे एक रिश्तेदार की बड़ी बदनसीबी रही जो वहाँ ले जाना पड़ा। 2 घंटे लगेंगे ऐसे बताया था, पर 1 घंटे बाद मशीन ख़राब हो गई। 24 घंटे लगे मशीन ठीक होने में, तब तक घर वालों पर क्या ना गुजरी होगी। आवाज़ 2। बाबूजी हो जाता है कभी कभी, मशीन ही है आखिर, कब तक चलेगी। रोज़ 2-4 घंटे चलने वाली मशीन पर 24 घंटे का जोर है। यहाँ चलते फिरते आदमी का नहीं पता, मशीन की गारंटी कौन ले। कुछ भी हो, करना तो आपको वही पड़ेगा जैसा सरकारी निर्देश है। आवाज़ 1। 7 दिन से माँ यहाँ पड़ी हुई हैं, हम घर वालों का बुरा हाल है, आपकी सेहतों पर असर ही नहीं पड़ता। अब हमसे उनकी ये दुर्गति और बर्दाश्त नहीं होती, आप उन्हें रिलीव करने की तैयारी कीजिए, मैं कल सुबह तक आता हूँ। आवाज़ 2। आपकी कार सरकारी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही चल सकेगी, आप उन्हें न छू सकते हैं न देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। आवाज़ 1। हाँ भैया जी, इसमें ही सब्र कर लेंगे अब, और कुछ तो कर ना सके, कम से कम उनकी काया को सदगति मिल जाए अब। आवाज़ तो कुछ तने से मिलती जुलती है। नहीं तने नहीं होगा, तने होता क्या बोलता ना मुझसे, मैं दिखाई ना देती उसे, कोई और होगा। जाने किसकी बात कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लगता है रात हो रही है, सुबह होते ही ज़रूर कोई आएगा मेरी सुध लेने। सो जाती हूँ थोड़ी देर, दवाई का नशा सा हो रहा लगता है सुबह हो गई है। यहाँ तो एक पल चैन नहीं। अरे ये फिर लोहे की भारी भारी अलमारी, मेज़ सरकाने की आवाज़ें। ओहो, फिर रोशनी से अंधी हुई जा रही हूँ। अब तो ये रोशनी बंद ही नहीं हो रही है। भारी दराजें बंद करने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। मेरे मुंह पर से कपड़ा क्यों नहीं हट रहा है, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। ये मेरा पूरा शरीर डोल क्यों रहा है, जैसे मैं किसी बैलगाड़ी में हूँ। फिर से दम घुट रहा है, मुझे घर ले जा रहे हैं क्या। पर कोई मुझसे बोलता तो सही, मुझे कुछ बताते तो सही। शुक्र है ये झटके लगने तो बंद हुए, लगता है घर पहुंच गई हूँ। अब तो किसी ने मेरा मुंह ही उघाड़ दिया है। शुक्र है ये तने ही है। तने तने, ये मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा।
ए तनय, तनय रो क्यों रहा है? तनय, मैं यहाँ हूँ तनय। अब तो तू घर ले आया ना मुझे। क्या घर नहीं है ये? तो घर ले चल मुझे। ये क्या? तनय मेरी परिक्रमा कर रहा है, वो भी मटकी हाथ में लेकर। मटकी में से पानी गिर रहा है, मेरे ऊपर छींटे भी पड़ रहे हैं। उफ, एक चादर से ही परेशान थी, ये कितनी और चादरें मेरे ऊपर डाल दी हैं अब। ये आवाज़ कैसी? जैसे बम फूट पड़ा हो। ये कितना पानी मेरे शरीर से छू रहा है। कहाँ ले आया है तनय मुझे? घर ले चलना मुझे। ये चार संबंधी अचानक कैसे? अरे अरे, ये मुझे अपने कंधों पर उठा रहे हैं। चार कंधों पर घर जाऊंगी क्या मैं? क्या मैं इतनी भारी बोझ हो गई हूँ? ये किस मशीन में रख रहे हैं मुझे? जांच की मशीन है क्या इतनी बड़ी? कोई और जांच होती होगी। अभी इलाज बाकी है क्या? क्या कोई और बड़ा अस्पताल है ये? हाय, इतनी तपिश, जल रही हूँ बुरी तरह। कोई तो तपते बदन पर छाया कर हल्की सी ठंडक दो। जाने किसकी नज़र लग गई जो इतना कष्ट हो रहा है मुझे। कोई मेरे झुलसते शरीर पर गीली मिट्टी का लेप लगा दो। कोई मुझे इस मशीन से बाहर निकालो, मुक्त कर दो मुझे। कोई तो मुझे गले लगाकर मुझे तसल्ली दे दो। कोई तो दौड़ कर आओ और मुझे घर ले चलो। वे 5 व्यक्ति फिर प्रकट हो गए, यहाँ भी। गगन, चल बेटी उठ, तुझे गोद में लेने को कब से व्याकुल हूँ। कहीं तेरे सिर पर धूप न पड़ जाए। आह, छाया कर दूँ, तुझे अपनी चौड़ी हथेलियों के साए तले कर दूँ। अवनी अर्थात धरती, मेरे पास आ बेटी, तुझे अपने आंचल में समेट कर दुनिया की बुरी नज़र से छुपा लूँ। पवन, चल बहन, तुझे अपने साथ दुनिया की सैर को ले चलूँ, तुझे अच्छा लगेगा मुक्त घूमते हुए। अनल अर्थात अग्नि, चलो प्रिय, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब देर ना करो, मेरे आलिंगन में आओ। मैं तुम में समा जाऊँ, तुम मुझ में समा जाओ। अम्बु, माँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, संग संग दौड़ लगाना चाहता हूँ, एक बार तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अभी आप सुन रहे थे आरती लोकेश जी की लिखी हुई कहानी घर ले चलना मुझे। उम्मीद है कहानी सुनने के साथ साथ आपने महसूस भी की होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कहानी शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।